हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और छोटे से बैंक के बारे में। बैंक को हमने Q4 FY24 में भी कवर किया था। अब देख लेते हैं इस क्वार्टर में इसका क्या हाल रहा। बैंक का नाम है CSB बैंक और अगर मार्केट कैप की बात करें तो रफली 6,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा बैंक स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन से स्टेट्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन है और थोड़ी बहुत आसपास की कहानी भी समझ लेते हैं। तो ये बहुत ही पुराना बैंक है, बहुत ही पुराना बैंक है। अगर हम बात करें तो 1920s में बैंक स्टार्ट हुआ था और केरला में स्टार्ट हुआ था। तो पहला पहला चीज तो खराब यही लगता है कि भैया आपको आपकी 104 साल पुरानी हिस्ट्री है, मोर देन 100 ईयर ऑफ हिस्ट्री में आप सिर्फ 6,000 करोड़ का मार्केट क्या बना पाए हो। तो आपने पहले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था स्टेट ऑफ केरला से और अभी भी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका वहीं है। अब देख लेते हैं कि आपने पहले 100 साल तो खराब कर दिया, आप सिर्फ 6,000 करोड़ का मार्केट क्या बना पाए। क्योंकि आप देखो, जितने भी आप बड़े बैंक्स देखोगे ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। आप HDFC बैंक उठा के देखो, 91-92 में स्टार्ट हुआ था HDFC बैंक और आज आज 2024 में उसका करीबन 15-16 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वो 92 से बना सकता है तो आप आपने 1920 में स्टार्ट किया था। आपने 1920 में स्टार्ट किया था, आपने 70 साल और पहले स्टार्ट किया था, तो आपने बैठ के उस टाइम किया क्या, है ना। तो ठीक है, अब देख लेते हैं अभी क्या स्थिति है बैंक के बारे में। तो अगर अगर बैंक की बात करें तो बैंक की लोन बुक ग्रोथ आया 18% से ऑन वाई वाई लेवल और बढ़ के हो गया इसका साइज 25,000 करोड़ का। तो बैंक की लोन बुक हो गई है 25,000 करोड़ रुपीज की और 18% का ग्रोथ आया वाई वाई लेवल पे। अच्छा ग्रोथ माना जाएगा इस बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रैटेजी ये प्ले आउट कर रहे हैं उसमें अभी ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तो ये खर्चा करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो स्केल अप वाला फेज है वो आया ही नहीं। अगर आप बिना स्केल अप वाले फेज में 18-19% का ग्रोथ दिखा रहे हो तो दैट इज ओके, क्योंकि आप इंडस्ट्री से ज्यादा रेट पे तो वो कर रहे हो। अगर डिपॉजिट ग्रोथ रेट की बात करें तो वो आया 22% ऑन अ वाई वाई लेवल। मतलब डिपॉजिट ग्रोथ रेट भी ठीक है कि आपकी लोन बुक ग्रोथ रेट से ज्यादा पे डिपॉजिट ग्रो कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस इसी इसी लोन बुक को इसी पेस पे ग्रो करने के लिए काफी लंबे समय तक। अगर थोड़ी ब्रांचेस की बात कर लें तो बैंक ने इस क्वार्टर में 15 ब्रांचेस ओपन करी और अब टोटल नंबर पहुंच गया 794 ब्रांचेस का, है ना। और इसमें से भी करीबन 250 300 ब्रांचेस, रफली रफली 300 ब्रांचेस अभी भी इनकी केरला में ही है। और इनका मेजर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो 4-5 स्टेट्स में आता है। अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं तो 48% ऑफ द डिपॉजिट्स कम फ्रॉम केरला। मतलब अगर इनके पास 100 रुपए आ रहे हैं डिपॉजिट में, चाहे वो टर्म टर्म डिपॉजिट में आए चाहे कासा में आए, उसमें से 48 रुपीज तो सिर्फ केरला केरला से आ रहे हैं। और जो इनके 5 मेजर स्टेट्स है वो वही है, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। कि हमने केरला में पेनिट्रेशन है हमारा, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में। बाकी पैन इंडिया बनने की ये सोच रखते हैं, कोशिश करते हैं, बट अभी भी कॉन्सेंट्रेशन तो इन्हीं 5 स्टेट्स में। अगर इन 5 स्टेट्स की बात करूं तो 88% डिपॉजिट्स इन 5 स्टेट से आते हैं और 82% लोन बुक भी इन्हीं 5 स्टेट से आती है। तो मतलब बाकी बाकी पूरे इंडिया में इन 5 स्टेट्स को हटा दे तो बाकी पूरे इंडिया में जो भी 22-23 जो भी स्टेट्स बचते हैं, यूनियन टेरिटरीज बचती है, उसमें से सिर्फ 18% लोन बुक आ रही है और 12% डिपॉजिट्स आ रहे हैं। बाकी सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं 5-6 स्टेट्स में। अगर आप समझ लेते हैं अभी करना क्या चाह रहे हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने एक अपना SBS प्रोग्राम लॉन्च किया जो है 2030 का विजन। तो 2030 तो ये तो काफी दूर वाली बात हो गई, 6 साल का विजन होगा, बट समझ लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से चल रही है, क्या कंपनी की सोच है, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स की सोच है, जो मैनेजमेंट बैठा है वो सोच किस तरीके से रहा है। अब ये एसपीएस प्रोग्राम क्या है, ये है सस्टेन बिल्ड एंड स्केल। सस्टेन बिल्ड एंड स्केल मतलब जो हम ग्रोथ लेके आ रहे थे पहले तो उसको हमें सस्टेन करना था, तो ये वाला इनका फेज तो निकल गया, है ना। उसके बाद अब ये बिल्ड क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक न्यू एज बैंक में। मतलब हमारा सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, सब कुछ डिजिटली लिंक्ड होगा, हम अपना टेक और बेटर करेंगे, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट थ्रू टेक करेंगे, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो अभी बिल्ड वाले स्टेज में क्या होता है कि आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ना। और उसी के बाद अगर आप उसी फेज में अगर आप अपने लोन बुक को 18% से ग्रो कर पा रहे हो तो एक अच्छी बात है कि आप एक अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हो और साथ साथ में अपने लोन बुक ग्रोथ में भी कोई कोताही नहीं बढ़ती। तो उसमें भी आपकी लोन बुक ग्रोथ आ रही है फिर भी 18% से, मतलब अबव एवरेज ग्रोथ तो आ रहा है, कोई फिर नॉमिनल ग्रोथ तो नहीं आ रहा। बट ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि साइड में बैंक अपना एक और सेगमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, एक अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ बैंक ने लोन पे सिर्फ लोन पे फोकस नहीं किया, है ना। तो अब इनका जो जो FY 2030 का विजन है वो क्या कहते हैं कि हम एक मिड साइज न्यू एज टेक बैंक बनना चाहते हैं और पूरे पैन इंडिया को केटर करना चाह रहे हैं।
तो अभी क्या है, इन 5 स्टेट्स में इनका कंसंट्रेशन है। अभी कह रहे हैं कि हम पैन इंडिया जाना चाह रहे हैं, इंडिया के हर स्टेट में हम अपना प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं। और ये है ये एसबीएस प्रोग्राम के अंडर जो एफ आई 30 तक का है। और अभी ये इन्होंने अपना सस्टेन वाला काम तो इनका हो गया, अब ये कर रहे हैं बिल्ड। अब ये बिल्डअप कब तक चलेगा, ये जो टेक्नोलॉजी बिल्डअप है ये कब तक चलेगा, ये चलेगा FY 26 तक, मतलब 1 साल और मतलब नेक्स्ट 7 क्वार्टर्स में ये अपनी टेक्नोलॉजी एकदम बना के सेट होके एकदम जमा के बैठ जाएंगे, और उसके बाद स्केलिंग चालू होगी। क्योंकि आपने खर्चा तो आज कर रहे हो ना, आज आप खर्चा कर रहे हो, आज आप सारा प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आज सारा अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। बट जब FY 26 में आपका बन के तैयार हो जाएगा तो आपकी पेस ऑफ ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ेगी, क्योंकि अब आपने सारा खर्चा कर लिया, अब आपने सारा काम कर लिया। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी लोन बुक ग्रोथ पे, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस ग्रोथ ही रह जाएगा। तो एकदम से बहुत तेजी से ग्रोथ आने की संभावना है यहाँ पर। तो ये FY 26 की कहानी, FY 26 तक ये बिल्डअप चलेगा। अगर हम बात करें तो ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं गोल्ड लोन्स के ऊपर। गोल्ड लोन के ऊपर इनका पूरा फोकस है। और अगर हम बात करें इनके लोन बुक सेगमेंटेशन की, तो हमें पता चलता है कि Q1 FY 25 में बढ़ के गोल्ड लोन का सेगमेंट 50% हो गया ऑफ द टोटल बुक। पहले ये करीबन 44-45% के आसपास होता था, मतलब पिछले पिछले साल की बात करें, Q1 FY 24 में 44-45% होता था। अब ये बढ़ के हो गया है 50%, और ये इंक्रीज किया। वहीं जो कॉर्पोरेट लोन बुक सेगमेंट था वो डिक्रीज किया फ्रॉम 28% टू रह गया अब सिर्फ 23%। रिटेल लोन्स रहे 14% और एसएमई लोन्स रहे 13%। तो ये हो गया इनका टोटल लोन बुक डिविजन, है ना। अगर हम बात करें तो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो इनका सबसे बड़ा मेजर पोर्शन है भाई, 50% तो गोल्ड लोन से आ रहा है। तो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा 24% ऑन अ वाई बेसिस विद एन एवरेज यील्ड ऑफ 11.62%। तो गोल्ड लोन पे जो इनका एवरेज यील्ड है वो 11.62% रहता है। और लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब अगर मैं आपको 100 रुपए का सोना देता हूँ तो उस 100 रुपए के सोने के बदले मेरे को कितना पैसा मिलता है, वो रहा 72% के आसपास का। मतलब मैंने आपको 100 रुपए का सोना एज ए डिपॉजिट दिया, एक कोलाटरल दिया, और उस कोलाटर के बदले मेरे को 72 रुपीज मिले। इसमें आरबीआई की गाइडलाइन है कि भाई 75% से ऊपर मत जाओ, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस एक कमोडिटी है, तो ऊपर नीचे प्राइसेस भी होते हैं, वॉलेटाइल रहता है। अब आप समझो, अब आपका आज सपोज गोल्ड प्राइसेस है 80,000 रुपीज। अब जैसे अभी बजट नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने 9% ड्यूटी हटा दी, तो अगर गोल्ड प्राइसेस 10% से गिर गए तो आपका तो मार्केट टू मार्केट में आप लॉस में आ जाओगे, है ना। कि आपने सपोज एक आदमी को 100 रुपए का 100 रुपए के सोने के बदले 100 के 100 रुपए लेंड कर दिए, और कल को गोल्ड प्राइसेस नीचे आ गए, तो आपका तो रखा हुआ कोलाटरल कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो आपके पास कोलाटरल पड़ा है। तो आपका तो रिस्क बढ़ गया। इसकी वजह से ये 72%, आरबीआई ने गाइड कर रखा है 75% का, और ये देते हैं 72% से, जिससे जो प्राइस मूवमेंट है उससे रिस्क ना आए। अगर इस पे ग्रॉस एनपीए की बात करें तो गोल्ड वाले सेगमेंट में ग्रॉस एनपी रहता है 0.33% का। वैसे गोल्ड में कोई ग्रॉस एनपी होना ही नहीं चाहिए, बट आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनको डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि आपकी सिंपल सी बात है ना, आपके पास कोलैटरल पड़ा है, अगर वो कोई भी बंदा लोन पे डिफॉल्ट करता है, आप सीधा उठाते हो गोल्ड को ऑप्शन करते हो और अपना पैसा निकाल लेते हो। तो आपको इसमें कोई ग्रॉस एनपीए तो होता ही नहीं है, बट आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इन्होंने डिक्लेयर किया 0.33% का ग्रॉस एनपी इनकी गोल्ड वाली बुक में। वैसे तो ये जीरो ही मान के चलेंगे इसको। अगर ओवरऑल डिसबर्समेंट की बात करें तो ओवरऑल डिसबर्समेंट पर आप 48% ऑन अ वाई लेवल एंड 12% ऑन अ क्वार्टर लेवल, मतलब डिसबर्समेंट रेट भी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है डिसबर्समेंट ग्रोथ में। और वहीं इस वाले सेगमेंट को लीड किया गोल्ड ने। तो भाई आप देख ही रहे हैं कि भाई अगर कोई भी सेगमेंट आपका 45% ऑफ द टोटल लोन बुक से 50% ऑफ द टोटल लोन बुक हो रहा है, इसका मतलब उसकी उसकी पेस ज्यादा है बाकी सारे सेगमेंट के मुकाबले में। तो इसीलिए आपको डिस्बर्समेंट भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डिस्बर्समेंट ग्रोथ रेट देखने को मिली हमें गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में। वहीं कुछ कुछ सेगमेंट्स तो डिग्रू भी करे, जैसे हमारा कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट है वो तो डिग्रू भी किया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि फोकस ही करना चाह रहे हैं गोल्ड लोन पे, और अगर गोल्ड लोन वाला बुक सही काम कर रहा है तो मोटा मोटी सब कुछ सही है। अगर हम कासा रेशो की बात करें तो बाकी बैंक्स की तरह इनका कासा रेशो भी ड्रॉप किया। इनका कासा रेशो ड्रॉप किया फ्रॉम 27% टू 25% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आ रही है बैंक ऑफ प्रॉब्लम। अभी तक तो हमने सब कुछ समझ लिया कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्ड लोन सेगमेंट में 48% का डिस्बर्समेंट आ रहा है, लोन बुक बढ़ रही है गोल्ड लोन की 24% से, ओवरऑल लोन बुक बढ़ रही है 18% से, टेक एक्सपेंशन हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक हो रहा था। अब आती है प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा कासा लगातार घटता जा रहा है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करूं तो 5.8% से बढ़ के हो गए 6.1% के आसपास ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल में देखो आप कितना बड़ा जंप आ गया, 30 बेसिस पॉइंट्स का जंप आ गया।
है ना? तो 30 बेसिस पॉइंट्स का जंप बहुत बड़ा होता है और उसके बाद थोड़ी सी यील्ड गिर गए, तो इसकी वजह से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बहुत बड़ा कंप्रेशन देखने को मिला। अगर मैं इनकी बात करूं तो 5.04% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था इनका पिछले क्वार्टर में, Q4 FY24 में, जो आप गिर के रह गया 4.36% के आसपास का ही। तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 बेसिस पॉइंट्स का डिप आ गया आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट पड़ा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो फ्लैट रही वाई वाई लेवल पे और डिक्रीज करके 7% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। इनके प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पीपॉप है, वो पीपॉप डिक्रीज किया 5% ऑन वाई वाई लेवल एंड 25% ऑन क्वार्टर लेवल। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज किया 14% ऑन वाई वाई लेवल एंड 25% ऑन क्वार्टर लेवल। अब सारी चीजें आपकी नीचे जा रही है, अगर आपका पैट ही नीचे जा रहा है तो आपका आरओए ऊपर कैसे जा सकता है? तो आरओए ड्रॉप किया फ्रॉम 1.8% टू 1.3% और आरओई ड्रॉप किया हमारा 12.7% से गिर के 12.7% का। तो ये सारी यहाँ पर सारा प्रॉब्लमैटिक बात है। बट अब ये समझना पड़ेगा कि हमने देखा नेट इंटरेस्ट इनकम में डी ग्रोथ आया 7% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। बट अब हमें समझने वाली बात क्या है, जो इनकी टोटल इंटरेस्ट इनकम है, जो इनके लोन देके पैसा कमा रहे हैं, जो इंटरेस्ट से पैसा कमा रहे हैं, वो तो बढ़ा 22% ऑन वाई वाई लेवल एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो मतलब लोन डिस्बर्समेंट उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ सरप्रेस्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको थोड़ा सा निम्स में कंप्रेशन आ गया। निम्स में कंप्रेशन आने के बाद आपने अभी टेक में आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो आपका आपका ओपेक्स बढ़ गया, ओपेक्स बढ़ गया। अब जब आपका ओपेक्स बढ़ेगा तो आपका पीपॉप कम दिखेगा हमें, पीपॉप कम दिखेगा, इसकी वजह से आपको वो भी कम दिखेगा, आपका पैट भी कम दिखेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस प्रोविजन माइनस टैक्सेस पैट, है ना? तो ये सारा हमारा पूरा फ्लो चार्ट होता है। तो अगर इसमें से अगर आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम में तो ग्रोथ आ रही है, बट आप खर्चा कर रहे हो टेक में और आपका ओपेक्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, इनका कुछ ओपेक्स बढ़ा है 47-48% से। अगर आपका 48% से ओपेक्स ही बढ़ जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दिखेगा, इसलिए आपका पैट भी कम दिखेगा। तो ये वाली प्रॉब्लम हुई है। तो इसको हमें इस नजरिए से नहीं देखना है कि इनका पैट घट गया, सब कुछ घट गया। ये सारा घटना इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आज ये पैसा लगा रहे हैं अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर आप कोई भी काम करते हो, आप सपोज आप जाके कल को एक किराने की दुकान भी खोल रहे हो, तो किराने की दुकान खोलने के लिए भी खर्चा तो आपको आज ही लेना पड़ेगा ना। तो अगर आप आज की डेट में देखोगे तो आपको देखिएगा आपका प्रॉफिट तो नेगेटिव चला गया, क्योंकि आज आपने दुकान का रेंट दिया, लीज दिया या दुकान खरीद ली, जो भी कुछ किया आपने, जो सामान खरीदा उसके लिए आपको पैसा देना पड़ा, आपको लाइट का पैसा देना पड़ा, पानी का पैसा देना पड़ा, इन सारी चीजों का पैसा देना पड़ा। आपको एम्प्लॉय रखा तो एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ी, वो तो आपको आज ही देनी पड़ी ना। आपका बिजनेस तो स्टार्ट हुआ अगले महीने, बट ये सारा खर्चा तो आपका आज ही आ गया। और जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब धीरे धीरे ही तो बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें समझ के चलनी पड़ेगी कि ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं कि जो ये नेट प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिला या आरओई घट गया। बट ये आपको समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, हम अपना टेक में पैसा लगा रहे हैं, हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए आज पैसा लगा रहे हैं। अगर ये कोई भी टेक नहीं करे, कुछ नहीं करे और ये 15-16% की ग्रोथ रेट पे आ जाए, तो वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आगे चल के मिलने वाली थी वो मिलेगी ही नहीं। तो आगे की ग्रोथ के लिए आज ही पैसा डालना पड़ेगा, और इसी वजह से आपको नेट प्रॉफिट पैट वगैरह सब कुछ कम दिख रहा है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, अच्छा एक उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कॉस्ट टू इनकम की। कॉस्ट टू इनकम क्या होता है कि आपको ये बताते हैं भाई आपका कितना खर्चा बढ़ रहा है। तो जो इनका कॉस्ट टू इनकम पिछले क्वार्टर में करीबन 62-63 के आसपास था, वो बढ़ के हो गया 68% के आसपास। तो मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही चीज अभी हमने कंक्लूड भी करी थी। अब आ जाते हैं कि एसेट क्वालिटी की। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपी और नेट एनपी नंबर में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला, बट फिर भी बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी है। अगर मैं ग्रॉस एनपी नंबर की बात करूं तो ग्रॉस एनपी नंबर बढ़ गया 1.47% से 1.69% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और नेट एनपी नंबर बढ़ गया 0.5% से 0.7% के आसपास ऑन अ वाई वाई लेवल, सॉरी ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो इसमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी वाली एसेट क्वालिटी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। और ऊपर से Q1 था, Q1 में जनरली थोड़ा सा सदर्न रीजन में ये भी प्रॉब्लम रहता है कि हमारा हमारा थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है, जो वापस Q2 में आके वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। तो उसको हमें थोड़ा उस तरीके से भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बैंक का रिजल्ट, कि आप कम से कम फ्यूचर ग्रोथ के लिए आज इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो। आप उसी उसी रेट पे स्टैग्नेंट नहीं होना चाह रहे कि भाई हम संतुष्ट हैं कि हम 15-16% से ग्रो कर रहे हैं और अब हम वहीं रहना चाहते हैं। आपके कम से कम एस्पिरेशन तो है पैन इंडिया जाने के, आपके कम से कम एस्पिरेशन तो है कि आप 20-25% से ग्रो करो।
तो उसके लिए आज आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी नया बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा तो आज आज की डेट पे ही लेना पड़ेगा ना, आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खर्चा लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मेरे को तो काफी अच्छा लगा कि आप अपना टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के टाइम पर भी अगर 18% की लोन बुक ग्रोथ लेके आ रहे हो, 22% की डिपॉजिट ग्रोथ लेके आ रहे हो, और जब जो आपका पूरा टेक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैनेजमेंट कह रहा है FY26 में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी आपकी लोन बुक की पेस और भी ऊपर चली जाएगी, और भी ऊपर चली जाएगी। तो ऑल एंड ऑल यही थी कहानी बैंक की। और चलिए अभी के लिए तय रखते हैं, इसके बाद हम 2-3 वीडियो और बना लेंगे और 2-3 कंपनी को ट्रैक कर लेंगे। अभी के लिए तय रखते हैं, चलिए, थैंक यू।